हाय गाइस, व्हाट्सअप। आई होप ऑल इज वेल। मैं मनमोहन सिंह फिर से एमएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द पॉलिसी ऑफ डिपिक्शन, छल कपट की राजनीति। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति की जो यहाँ पे चिंगारी जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रांति की चिंगारी। दिल्ली में सम्राट अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उनको खर्च की रकम ज़्यादा दिया जाए, पर अंग्रेज़ उसको इसके बदले नीचा दिखाने लगे। वो अकबर शाह के अपमान करने लगे। इससे अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत पैदा होने लगी। सन 1837 ईस्वी में अकबर शाह की मृत्यु हो गई। उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा। सम्राट बहादुर शाह ने भी खर्च की रकम को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके जवाब मिला, अगर अपने सारे बच्चे कुछ अधिकार कंपनी को सौंप दें तो आपकी खर्च की रकम बढ़ा दिया जाए। लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना। इससे बहादुर शाह के दिल में और दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति और ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। वही अंग्रेज़ इस कोशिश में लगे कि किस तरह दिल्ली के बादशाह को क्यों नहीं ख़त्म किया जाए। बहादुर शाह ने ये भी चाहा कि बेगम जीनत के पुत्र जवाब बख्त को युवराज नियुक्त किया जाए। बेगम जीनत महल एक युग महिला थी। उनमें संगठित शक्ति बड़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए अंग्रेज़ उससे घबराते थे और कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जाहिर है कि बेगम जीनत के शहजादे जवाब बख्त को कैसे युवराज बनने देते। बादशाह बहादुर शाह ने अपने शहजादों के दस्तक से अंग्रेज़ों को खत भिजवाया कि वह चाहते थे शहजादे जवाब बख्त को युवराज बना जाए, पर इस पर अंग्रेज़ों ने एक नई चाल खेली। उन्होंने एक शहजादे मुन्नल कवाश को अपनी ओर मिला लिया और उससे समझौता कर लिया कि वह शहजादे कहा जाएंगे। वह दिल्ली का किला खाली करा देंगे और सिर्फ 15,000 रुपये मासिक पेंशन लेंगे। अंग्रेज़ों ने सन 1856 में बहादुर शाह को भेंट और रकम देना बंद कर दिया। उन्हें गवर्नर जनरल की मोहर से दिल्ली सम्राट के विशेष सेवक शब्द निकाल दिया। बादशाह की खुली आम अपेक्षा होने लगी। कंपनी का जो सिक्का बादशाह के नाम पर डाला जाता था वो भी बंद कर दिया। बहादुर शाह के इस दुर्व्यवहार का फल ये हुआ कि बहादुर शाह और दिल्ली की जनता में विद्रोह की भावना जाग उठी। इस चिंगारी ने सन 1857 में ज्वाला का रूप ले लिया। 1857 जबकि भारतीय स्वतंत्र संग्राम का पहला रूप हुआ, लेकिन ये संग्राम किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव और अंग्रेज़ों द्वारा जो किए जाए जुल्म का नतीजा था। एक और दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के मन में भी अंग्रेज़ों के प्रति घृणा बैठ चुकी थी और दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों को मुल्क से निकाला जाए। उधर अवध में नवाब वजीद अली का शासन को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को बदनाम किया। सच तो यह है कि वाजिद अली शाह ने गद्दी पर बैठते ही सेना का सुधार के लिए कड़े नियम बनाए थे। वह रोज़ सवेरे अपने सेना से कवायद कराते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे। कंपनी के अफसर को नवाब की हरकतें भला कैसे पसंद आती। लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ के रेजिडेंट ऑडिटर्स वाजिद अली शाह से मिलना है। अब कंपनी के गवर्नर जनरल
लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। क्या लिखा है इसमें? खुद पढ़ लीजिए। मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपनी सल्तनत कंपनी को देने के लिए राजी हूँ। नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं। आपका भला ही किया, कंपनी सरकार से झगड़ा करना अच्छा नहीं। ले जाइए इसे और कंपनी सरकार को हमारा फैसला सुना दीजिए। 3 दिन बाद कंपनी की सेना लखनऊ की महल में जबरदस्ती घुस गई। महिलाओं को लूटा गया, बेगम का अपमान किया, वाजिद अली शाह को कैद कर लिया और कलकत्ता भेज दिया गया और पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी के अपहरण पर सन 1857 की क्रांति के बीज बोए थे। डलहौजी ने भारतीय नरेशों पर ये पाबंदी लगा दी थी कि अगर अपना पुत्र न हो तो वह कंपनी के मंजूरी के बिना गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अपना इस नीति के जरिए डलहौजी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से राज्य को अपना अधिकार में ले लिया। सतारा, नागपुर, पंजाब, संबलपुर, सिक्किम, झांसी आदि रियासतें इस तरह ले गई। किंतु सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यु से पहले उसने अपने ही कुल का एक बालक दामोदर राव को अपने गोद लिया था और कंपनी को इसकी सूचना भी दी थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उस राज्य को हड़पना था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान किया, कंपनी के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी का बड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में बाजीराव के गोद के पुत्र नाना साहब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम नहीं किया। उसने नाना साहब के दिल में अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा हो गई। 1857 के स्वतंत्र क्रांति का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतीय धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों को अपना खिलाफ कर लिया। इसी से चारों ओर असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तंत्या टोपे, बिहार केसरी बाबू, कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सबके दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने देश के तमाम इन राजाओं से संपर्क किया और क्रांति के लिए तैयार किया। उधर बैठूर में नाना साहब के सलाहकार आजमुल्ला खान ने क्रांति के लिए गुप्त संगठन तैयार किया और इसी तरह दिल्ली के बादशाह जाफर के झंडे के नीचे विद्रोह करने का निश्चय कर लिया। इस विशाल गुप्त संगठन को धन की कमी नहीं थी। बैरकपुर से पेशवर तक, लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर घूम घूम कर एक एक गांव, एक और पलटन स्वतंत्र संग्राम के लिए प्रचार करने के लिए निकले। उस समय क्रांति के 5 क्षेत्र थे: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, कोलकाता, सतारा। क्रांति के इस प्रचार ने तमाशा, पवारों, लाबियों और कठपुतली नाटकों आदि से सहारा ले लिया गया। फकीर और साधु प्रचारकों के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दे दिए गए। सन 1857 के दिन
नाना साहब और अजमुल्ला खान तीर्थ यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब के भाई बाला साहब भी उनके साथ थे। सबसे पहले ये दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवाने खास उनके सम्राट बहादुर शाह, बेगम महल और दिल्ली के नेताओं के साथ गुप्त बैठक हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला, कालपी, लखनऊ, बिठूर पहुंचे। सन 1857 के नेताओं के दो चिन्ह तय किए, कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पलटन में घुमाया जाता जो उनमें शामिल थे। किसी एक पलटन का सिपाही दूसरे पलटन के साथ दिया जाता था, तो उस पलटन का सबके हाथों से लेकर जिसमें हाथ में फूल होता था उसका कर्तव्य बनता था कि अपने पास के दूसरे पलटन तक पहुंचाना। इस गुप्त अर्थ यह लिया जाता था कि उस पलटन के सभी सिपाही क्रांति के लिए तैयार हैं। इसी तरह हजारों कमल पेशावर से तमाम पलटन तक घुमाए गए। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस समय चौकीदार का कर्तव्य बनता था कि उस रोटी से खुद खाकर बाकी गांव के दूसरे लोगों को खिला दिया जाए। फिर गेहूं या दूसरे आटे की इसी तरह रोटी बनाकर अपने पास गांव तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये था कि इस गांव की जनता राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना साहब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांति का दिन 31 मई को तय किया, किंतु इस स्थिति का सूचना हर केंद्र के मुख्य नेताओं को और हर पलटन के 3-3 अफसरों को दी गई थी। बाकी से कहा गया था कि अपने नेताओं का संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर पर एक विस्फोट घटना हुई। अरे पंडित जी, जरा अपना लोटा तो दे दो, पानी पीना है। मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ? अशुद्ध नहीं हो जाएगा। अरे अब जात पात का घमंड छोड़ो पंडित जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अब तो तुम्हें अपने दांतों से गाय और सुअर की चर्बी काटनी होगी। हाँ, क्या बकते हो? सही कह रहा हूँ पंडित जी। अब जो नए कारतूस बने हैं उनमें जानबूझकर ये दोनों चीजें लगाई जा रही हैं। हाँ, गाय और सूअर के लगे चर्बी कारतूसों ने उस समय हिंदुस्तानी फौजों में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर के छावनी के 19 नवंबर के पलटन के सिपाहियों को एक नई कारतूस दी गई। सिपाही ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पलटन में एक सिपाही था, मंगल पांडे। वह इस घटना से बहुत भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को पलटन को एक मैदान पर बुलाया गया। अब ये पलटन खड़ी हुई थी तो कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूद पड़ा और चला चला के कहने लगे, भाइयों आओ, आप पीछे क्यों रहते हो? आओ, मैं आपको धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आजादी पुकार रही है कि हम फौरन अपने धोखेबाज दुश्मनों पर हमला बोल दें। रुकने का समय नहीं है। सार्जेंट मेजर यूसुफ ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाए, पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते तो एक बार अंग्रेज अफसर को देखते। तभी एक ख्याल मंगल पांडे के बंदूक से गोली चली। मेजर यूसुफ की लाश वहीं पड़ गई। लेफ्टिनेंट बॉब
अभी भी मरा नहीं था। उसने मंगल पांडे पर पिस्तौल से गोली चलाई, पर मंगल पांडे बच गए। इसी मंगल पांडे तलवार निकालकर बॉब पर टूट पड़े और उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक और ऑफिसर आया। उसने पांडे पर हमला करना चाहा। एक सिपाही ने बंदूक का गुंदा उसके सर पर मार दिया और सारे सिपाही चला उठे। मंगल पांडे को हाथ मत लगाओ। इसके बाद एक बड़ा ऑफिसर जनफेरियस थॉमस सिपाहियों को लेकर आया, लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांडे ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अंग्रेज सैनिकों से चारों ओर घिर गया और उसे अपने सीने पर बंदूक दाग दी और वहीं गिर गया, पर मरे नहीं। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेवोल्यूशन इन मराठा और एंड दिल्ली। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।